हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। तो आ जाइए अपने सेशन के अंदर जल्दी से। स्नेहा शर्मा वेरी गुड मॉर्निंग, रोशनी वेरी गुड मॉर्निंग, मानसी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। सो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के सेशन को, आज के सेगमेंट को बच्चे। लास्ट हम जो पढ़ रहे थे उसके अंदर स्टेप नंबर 5 हमारा था बच्चे। क्लोनिंग वाला हम कंसेप्ट पढ़ रहे थे और उसके अंदर स्टेप नंबर 5 पे हम आ चुके थे। और स्टेप नंबर 5 के अंदर मैंने बताया था कि भाई अब हमारा काम होता है, जब डीएनए को हमने इंसर्ट कर दिया उसके बाद में अब हमारा काम होता है ऐसी कोशिकाओं की पहचान करना जिनके अंदर डीएनए गया है। क्योंकि बहुत सारी सेल ऐसी होती हैं जो डीएनए को अंदर ले पाती हैं, कुछ सेल ऐसी होती हैं जो डीएनए को अंदर नहीं ले पाती हैं। तो हमें उनका सिलेक्शन करना होता है बच्चे, कौन कौन सी सेल ने डीएनए को अंदर लिया है। उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, जैसे एक होता है आपका सिलेक्टेबल मार्कर जीन द्वारा। पहला मेथड होता है बच्चे सिलेक्टेबल मार्कर जीन द्वारा। सिलेक्टेबल मार्कर जीन द्वारा सिलेक्शन हम पढ़ रहे थे, स्टेप नंबर 5 था बच्चे जिसमें हम सिलेक्शन को देख रहे थे। तो पहला मेथड होता है सिलेक्टेबल मार्कर जीन द्वारा। देखिए, सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे जीन होते हैं जो होस्ट सेल को किसी एंटीबायोटिक या केमिकल एजेंट के प्रति रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं। भाई होस्ट सेल के अंदर, होस्ट देखो हमने हमने जो डीएनए हमारा कंबाइन किया था किसी होस्ट सेल के अंदर डाला था। अब उस होस्ट सेल में अगर हमारे वाला डीएनए गया है तो हमारे डीएनए में हमने क्या कर रखा था, सिलेक्टेबल मार्कर डाल रखा था। एक ये मार्कर क्या होते हैं, ये सिलेक्टेबल जीन क्या होते हैं बच्चे, ये आपके सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे जीन होते हैं जो होस्ट सेल को क्या बनाते हैं, होस्ट सेल को आपकी ऐसी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देते हैं। किससे? एंटीबायोटिक या केमिकल एजेंट के प्रति रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देते हैं। देखिए सामान्यतः क्या होता है बच्चे कि कोई बैक्टीरिया आपके पास में है, उस बैक्टीरिया के ऊपर आपने एंटीबायोटिक डाली तो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को नष्ट करती है, तो नष्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास में जितनी भी सेल है ना, उनमें से कुछ सेल के अंदर डीएनए गया हुआ है, कुछ सेल के अंदर नहीं गया हुआ। तो अब हमारे पास तरीका क्या होता है बच्चे, अब हमने जो सेल, जिन सेल ने हमारा डीएनए लिया है ना, तो हमने उस डीएनए के माध्यम से उन सेल के अंदर क्या किया, हमने उनके अंदर ऐसे जीन या ऐसे केमिकल पहुंचा दिए ताकि वो एंटीबायोटिक से ना मरे। तो एंटीबायोटिक की सीट पे रख दो सबको। जितनी कोशिकाओं में हमारा डीएनए गया है ना, वो एंटीबायोटिक से मरेंगी नहीं, बाकी सेल मर जाएंगी। तो पहचान हो गई ना भाई किस किस सेल ने डीएनए लिया था। ये वही चीज है बच्चे। तो आप ऐसा कह सकते हैं सिलेक्टेबल सिलेक्टेबल मार्कर, मार्कर ऐसे जीन, सिलेक्टेबल मार्कर ऐसे जीन होते हैं जो एंटीबायोटिक या केमिकल्स केमिकल्स के प्रति केमिकल्स के प्रति रेजिस्टिव होते हैं, रेजिस्टिव होते हैं बच्चे। तो हमने जो अपना डीएनए किसी वेक्टर के साथ जोड़ के जिस बैक्टीरिया में डाला है, तो अपने बैक्टीरिया के साथ में हमने ऐसे मार्कर जीन भी डाल दिए हैं ताकि जब हमें चेक करना हो तो एंटीबायोटिक डाल के चेक कर सकते हैं। जिसमें हमारा ये जीन गया है वो सेल मरेंगी नहीं, बाकी सेल मर जाएंगी। तो इससे पता लग जाएगा कि उन बाकी सेल ने डीएनए को लिया ही नहीं था। अगर वो लेती तो हमारा ये वाला भी जाता जीन, तो वो मरती नहीं। ठीक है, ओके सर। एक होता है आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, सबसे आम जो होता है ना जो हम डालते हैं वो होता है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है बच्चे, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन होता है जिसको हम लोग डालते हैं। ठीक है, सबसे आम तौर पे हम जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन डालते हैं ना, वो ये होता है बच्चे एम्पिसिलिन। ये एग्जांपल याद रखना, पेपर में ऐसी बातें पूछती हैं। अभी प्रिंसिपल देख लेते हैं एक बार, ये प्रोसेस कैसी होती है। इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया का जो सिद्धांत बच्चे हम जान लेते हैं।
ठीक है। इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया का प्रिंसिपल क्या है, मतलब ये प्रक्रिया आपकी किस प्रकार से होने वाली है। देखो भाई, जो वेक्टर प्लाज्मिड होता है ना बच्चे, जो वेक्टर प्लाज्मिड होता है, वेक्टर आप समझ गए ना, जिसके साथ हमने अपना जीन जोड़ा था, उस वेक्टर प्लाज्मिड में, उस वेक्टर प्लाज्मिड में ये एम्पीसिलिन जो है ना, ये एम्पीसिलिन होता है। ये एम्पीसिलिन जो सिलेक्टेबल मार्कर जीन होता है बच्चे, ये होता है आपका। और केवल वही बैक्टीरिया बढ़ेंगे जिसमें प्लाज्मिड गया है। हमने जो बाहर से प्लाज्मिड डाला है ना, वो बाहर से प्लाज्मिड जिसमें गया है, प्लाज्मिड में क्या था, प्लाज्मिड के अंदर एम्पीसिलिन था। तो अब अगर हम बाहर से एंटीबायोटिक दवाई छिड़क देंगे तो केवल वही बैक्टीरिया बचेंगे जिनमें ये हमारा वेक्टर प्लाज्मिड गया है। हमारा वेक्टर प्लाज्मिड बच्चे गया है, वही बचेंगे। ठीक है, जिन्होंने नहीं लिया वे एंटीबायोटिक से मर जाएंगे। ओके सर, ये तरीका होता है हमारे पास में पता करने का। दूसरा बच्चे एक छोटा सा बात और एक्स्ट्रा में याद रखना, बाई चांस कभी आ जाए, उसको बोलते ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग के नाम से जानते, ये भी एक तरीका होता है उनको पता करने का। बस ब्लू वाइट स्क्रीनिंग याद रखना बच्चे। ब्लू वाइट स्क्रीनिंग ये प्रोसेस के अंदर हम पता लगाते हैं। अब प्रोसेस में क्या होता है, इतना याद रखो कि जिस भी सेल के अंदर हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने डाला है, अगर वो गया है तो वो वाइट कलर शो करेगी इस टेस्ट में, और नहीं गया है तो ब्लू कलर टेस्ट शो करेगी। बस इतनी सी बात है। अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं गया तो ब्लू कलर शो करेगी, गया है तो वाइट कलर शो करेगी। दैट्स इट। इस टेस्ट के विषय में आप लोग इतना याद रखिएगा, आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो स्टेप नंबर 5 जो था ना बच्चे, इसमें आपने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया कि भाई तुमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला था वो कौन सी सेल में था, कौन सी सेल में तुमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला, तुमने उन सेल को उठा लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हमें जो क्लोन करवाना है, भाई आपने सेल उठा ली जिस सेल में आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला था। क्यों डाला था, क्योंकि आपको बहुत सारी कॉपियां बनवानी थी, उसकी बहुत सारे क्लोन बनवाने थे। तो अब जो क्लोन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, उसका एनालाइज भी तो करना है। क्लोन की छठा स्टेप होगा क्लोन की ग्रोथ एंड एनालाइजिज। क्लोन की ग्रोथ एंड बच्चे एनालाइजिज। अब हमारा काम होगा सर इन क्लोन को ग्रोथ कराना और वेरीफाई करना कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो सही प्रकार से ग्रोथ कर रहा है या नहीं कर रहा। दैट्स इट। ये छठा स्टेप होता है हमारा, मतलब सही प्रकार से प्रेजेंट। देखो हमने डाल तो दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए, लेकिन सर वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए सही से आपका उसके अंदर सेल के अंदर गया है या नहीं, ग्रोथ कर रहा है कि नहीं, ये हमारा छठा स्टेप होता है उसको पता करने के लिए। ओके सर। अब बच्चे ये जो क्लोनिंग होती है, मैंने कहा छठा स्टेप आप सभी के सामने लिखा है। ये जो क्लोनिंग होती है, अब क्लोनिंग कहाँ कहाँ पे हो सकती है, मैंने आपको बताया था। अभी क्लोनिंग हम सामान्यतः दो जगह पे पढ़ते हैं। एक तो क्लोनिंग हम पढ़ते हैं बच्चे बैक्टीरियल सिस्टम में, और एक हम पढ़ते हैं यूकारियोटिक सिस्टम में। ठीक है, तो अब फाइनली चला गया था हमारा डीएनए, हमने सेल को उठा लिया जिसमें डीएनए गया था। फिर हमने अब देखना है कि भी जो क्लोन है ना उसकी ग्रोथ कैसे हो रही है, उसका एनालिसिस कैसे हो रहा है, मतलब ग्रोथ कैसे कर रहे हैं, क्लोन कैसे बन रहे हैं। तो उसके बारे में भी हमें अब कुछ चीज़ें जाननी होती हैं। तो सबसे पहले ये क्लोनिंग वगैरह के बारे में हम लोग कैसे जानेंगे सर, बैक्टीरियल सिस्टम में जानेंगे। ये क्लोनिंग की प्रोसेस सबसे पहले हम जानते हैं इन बैक्टीरियल सिस्टम। मतलब प्यारे बच्चे बैक्टीरिया में डाल के जब हम क्लोन करते हैं, सामान्यतः कौन से बैक्टीरिया में करवाया जाता है ये प्रोग्राम, तो आप सभी बार बार सुन चुके हो, ई कोलाई के अंदर ये सारी प्रोसेस, ये सारी की सारी प्रक्रिया बच्चे हमारी करवाई जाती है। ओके सर। सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला होता है ई कोलाई।
मतलब जिसके अंदर आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला है ना कॉपी करने के लिए अगर बैक्टीरिया में डाला है तो इसका यूज करते हैं। यूज क्यों होता है सर इसका, वाई, ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। क्योंकि बच्चे ये है ना, एक तो बहुत तेजी से विभाजन करते हैं, तेजी से डिवाइड करते हैं। जितना जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे उतने ज़्यादा डीएनए के क्लोन बनेंगे, मतलब उतनी ज़्यादा डीएनए की कॉपियां बनेंगी। सबसे पहला रीज़न तो यही होता है, जल्दी करते हैं। जैसे देखो मेंडल के बारे में आपने पढ़ा था, उन्होंने मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट करके मेरे भाई उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले जो आपको चीज़ें बताई थी मटर के पौधे पे क्यों एक्सप्लेन किया, क्योंकि उसमें एक रीज़न ये भी था, उनका लाइफ साइकिल बहुत छोटा होता है। तो जल्दी जल्दी उनको उद्यान में ग्रोथ करके और उनसे जो रिजल्ट प्राप्त हो सकते थे, ऐसे ही हमारे यहाँ भी डीएनए को क्लोन करवाना है तो एक तो पहली प्रॉपर्टी तेजी से डिवाइड करते हैं सर। दूसरा, इनके अंदर प्लाज्मिड डीएनए को आसानी से डाला जा सकता है। प्लाज्मिड को आसानी से ले लेते हैं भाई, जो प्लाज्मिड मतलब जिसके साथ हमने अपना डीएनए मिक्स किया हुआ है उसको आसानी से ले लेते हैं अपने अंदर। ये भी तो एक काम था हमारा कि भाई जो आसानी से लेगा उसी को हम लोग सिलेक्ट करेंगे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तीसरी बात बच्चे, इनकी हमारे पास में कंप्लीट जानकारी है जीनोम के बारे में, मतलब इनका जो जेनेटिक मटेरियल है ना, उस जीनोम की हमारे पास में पूरी जानकारी है। तो भाई जिस जीव के बारे में हमें पहले ही पूरी जानकारी हो तो उसके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट को पढ़ना भी तो हमारे लिए आसान हो जाता है मेरे भाई, समझ गए। और दूसरी बात है लो कॉस्ट, सबसे कम कॉस्ट आता है, सस्ता पड़ता है यहाँ पे डीएनए जो है कॉपी करवाना या क्लोन बनवाना, आप ऐसा कह सकते हो। समझ में आ गई बात? ओके सर। प्रोसीजर क्या होता है बच्चे, देखो प्रोसीजर के लिए कुछ नई बात नहीं है, बार बार एक ही चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो भाई अब बैक्टीरियल सिस्टम में आप क्लोन करवा रहे हो तो प्रोसीजर तो वही है जो हम पढ़ चुके हैं। हमने एक एक स्टेप को कितना ज़्यादा डीप करके पढ़ा है बच्चे, तो स्टेप तो वही रहने वाले। सबसे पहले डीएनए का फ्रेगमेंट तैयार करना, फिर वेक्टर के साथ जोड़ना, फिर उसको बच्चे उसको अटैच करके वेक्टर के साथ फिर किसी जीव में डालना, फिर जीव में डालने के बाद में फिर ग्रोथ को चेक करना, और फिर उसके बाद में उसकी जो कॉपियाँ बन रही हैं उनका वेरिफिकेशन करना, कितनी कॉपी बनी है। यही पूरी स्टेप करते हैं, है ना। यहाँ जस्ट मैंने बताया कि बैक्टीरिया में ई कोलाई का सबसे ज़्यादा यूज होता है। यूकारियोटिक सिस्टम की बात करें तो प्रोसीजर सब में सेम रहेगा, जो हमने अभी पढ़े हैं ना स्टेप्स यही रहेंगे। यूकारियोटिक सिस्टम की अगर हम बच्चे बात करें, यूकारियोटिक सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में किसका यूज होता है बच्चे, सबसे कॉमन। मेनली मुझे ये बताना है कि भाई जो हमने ये प्रोसीजर सीखा है ना अभी क्लोनिंग करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, तो बैक्टीरियल सेल में तो हमने ई कोलाई का ज़्यादातर यूज करते हैं, यूकारियोटिक में किसका करते हैं। और मेरे हिसाब से आपके मस्तिष्क में याद आ रहा होगा, बार बार हम लोग पढ़ चुके यीस्ट का। एक तो बच्चे सबसे ज़्यादा हम यूज करते हैं यीस्ट का यूज करते हैं। दूसरा, एक बच्चे इंसेक्ट वगैरह का भी यूज करते हैं, क्लोनिंग करवाने के लिए इंसेक्ट का भी यूज किया जाता है, ठीक है। इंसेक्ट यानी कीट वगैरह जो होते हैं उनका भी यूज करते हैं। तीसरी बात, प्लांट और मैमल्स यानी एनिमल्स, इनका तो यूज करेंगे ही बच्चे, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। प्लांट्स और बच्चे एनिमल्स, इन सब का भी हम लोग क्या करते हैं सर, यूज करते हैं। ओके सर। एप्लीकेशन क्या है भाई, ये काम क्यों करवा रहे हैं हम लोग, डीएनए को क्लोन क्यों करवा रहे हैं। देखो बच्चे एक बात को याद रख लीजिएगा, बिल्कुल एक पिन पॉइंट बता रहा हूं भाई। आपको अपने घर पे सपोज करो आपने कोई इंडस्ट्री लगा ली, आपने इंडस्ट्री लगा ली किस चीज की, आपने अचार बनाने की इंडस्ट्री लगा ली सपोज करो, सबसे घर में कॉमन यूज होने वाली चीज है, मैं उसी का नाम बोलता हूँ। अचार बनाने की इंडस्ट्री लगा ली घर पे, वहां पे अचार का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अचार का प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या चाहिए, अचार का प्रोडक्शन करने के लिए आपको आम चाहिए, नींबू चाहिए, जिसका भी अचार आप बनाओगे बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए ना। तो जितना ज़्यादा नींबू जितने ज़्यादा आम का प्रोडक्शन करोगे उतना ही ज़्यादा अचार बना पाओगे। तो यही चीज़ है बच्चे, ये हम प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, ये क्लोनिंग वाली प्रोसेस। क्लोनिंग वाली प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं कि मुख्य तौर पे हमें क्या चाहिए, हमें प्रोटीन बनाना है, हमें एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाना है जो मानव के लिए लाभदायक हो, मानव की बीमारियां ठीक करने में सहायता करता हो। अब वो प्रोटीन तब बनेगा जब हमारे पास उसको बनाने वाला होगा। बनाने वाला कौन है, डीएनए।
क्योंकि डीएनए से ही तो इन्फॉर्मेशन सारी शुरू होती है। डीएनए जैसी इन्फॉर्मेशन देगा वैसे ही चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। तो डीएनए की क्लोनिंग, हम डीएनए की मात्रा इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि आगे चल के फिर प्रोटीन का प्रोडक्शन करें। भाई पहले इंसुलिन, डायबिटीज के केस में इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। पहले इंसुलिन सूअर के पैनक्रियाज से निकाला जाता था। सूअर को पकड़ो, उसके पैनक्रियाज से निकालो। आज क्या, आज आवश्यकता नहीं है। आज हमारे पास आवश्यकता कैसे पूर्ति होती है? आज हम यही काम करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर डीएनए डाल के डीएनए का वो हिस्सा हम डालते हैं जो हिस्सा इंसुलिन बना सकता हो, ऐसे प्रोटीन बना सकता हो जिनसे इंसुलिन बनता हो। तो बनाते हैं उससे प्रोटीन, इंसुलिन बनता है, फिर सीधे इंजेक्शन में बन के आ जाते हैं वो। तो यही काम है, मेन एप्लीकेशन जो चीजें हम पढ़ रहे हैं ना वही है। अभी तक आप इतने सारे लेक्चर देख चुके हो तो अब आप सारी चीजों को रिलेट कर पाओगे। कोई टर्म आप रिलेट नहीं करोगे तो आगे चल के कर लोगे बच्चे, ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके सर। फिर इसके बाद में ये तो बात हमारी हो गई। फिर हम चलते हैं बच्चे, अब अगली चीज हमारी, अगली चीज पे चलते हैं। देखो अब रिलेटेड बातें होंगी, छोटे छोटे सब टॉपिक बना करके हम पढ़ेंगे। जितना हमने पढ़ा है इन्हीं के एप्लीकेशन या इन्हीं से संबंधित बात होंगी, या फिर जो चीजें हम सीख चुके हैं ना उन्हीं से रिलेटेड सारी चीजें रहने वाली हैं। अभी हम लिखेंगे बच्चे एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। हेडिंग देखिए पहले, एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन यूजिंग बैक्टीरियल, प्लांट एंड एनिमल वेक्टर। अलग चीज नहीं है, जो चीज अभी पढ़ रहे हो वही है। यानी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का की अभिव्यक्ति, सरल शब्दों में बताऊंगा इसको, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की अभिव्यक्ति, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति मतलब शो होना, दिखना, असर दिखना, बन के दिखना। और किसका? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है मैं परिभाषा के तौर पे लिखूंगा बिल्कुल सरल शब्दों में। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बस आपको पता होना चाहिए, जो हमने अभी तक सीख लिया है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए आप सभी को बच्चे, जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन है, आपको जरूर पता होना चाहिए जो हमने अभी तक सीख लिया। जो डीएनए हमने मिक्स करके बनाया था ना, 2 प्रकार के डीएनए जहां पे मिक्स किए थे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने उसको बोला था। अब रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या होता है बच्चे? ठीक है, यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए की सहायता से, या ऐसा लिखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, आरडीएनए लिख दिया मैंने, को होस्ट की सेल में डालकर जो प्रोटीन का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, जो प्रोटीन का निर्माण होता है, जो प्रोटीन आपके सामने दिखता है, वही होता है आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की अभिव्यक्ति, यानी रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन का दिखना आपके सामने। ठीक है, अभी जो आपने पीछे प्रोसेस की थी, मैंने उसका फाइनल कंक्लूजन क्या कहा था? मैंने कहा था कि भाई जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने बनाया है, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनने के बाद में फाइनल कंक्लूजन या क्यों बनाया? क्योंकि हमें प्रोटीन बनाने, प्रोटीन से फिर हमारी बहुत सारी चीजें बनेंगी, बहुत सारी, जैसे मेरे भाई दवाइयां बनेंगी, एंजाइम बनेंगी, वैक्सीन बनेंगी, हमारी बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च के काम आएगा वो प्रोटीन। ये सारी चीजें क्यों करते हैं ऐसा? मेडिसिन्स बनाने में, वैक्सीन बनाने में, अनुसंधान का काम करने में बच्चे, ठीक है, आदि में। ये जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है, इसका उपयोग हम इन सारी चीजों में करते हैं, इसलिए हम लोग रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाते हैं। इसी बनाने को बोलते हैं, अब एक्सप्रेशन बोलते हैं, अभिव्यक्ति बोलते हैं बच्चे।
और फिर से वही बात, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने के लिए 3 प्रकार के मुख्य होस्ट सिस्टम का यूज होता है। फिर से वही चीज है मेरे भाई, होस्ट सिस्टम मतलब किस में बनाना है, तो मुख्य तौर पे ब्रॉडली बोल लो तो 2 बोल सकते हो, बैक्टीरिया और यूकारियोटिक, और थोड़ा खोल के लिखो 3 बोल सकते हो। ज्यादातर हमारे पास बैक्टीरिया, एनिमल और प्लांट, ये 3 प्रकार के होस्ट का यूज होता है प्रोटीन बनाने के लिए। प्रोटीन को बनाने के लिए थ्री टाइप ऑफ होस्ट, 3 प्रकार के बच्चे होस्ट का उपयोग होता है, 3 प्रकार के होस्ट का प्रयोग हमारे द्वारा सर किया जाता है। समझ गए बात को? कौन कौन से हैं सर होस्ट? सबसे पहला होता है बैक्टीरियल सिस्टम, या कोई बैक्टीरिया बोल सकते हो, बैक्टीरियल सिस्टम का यूज होता है। दूसरा बच्चे कोई ना कोई प्लांट सिस्टम का यूज होता है। तीसरा बच्चे कोई ना कोई एनिमल सेल या एनिमल सिस्टम का यूज होता है। अभी पीछे पढ़ा भी आपने, वही चीजें हैं, अलग नहीं है, बस प्रोटीन को मैंने पॉइंट करके लिख दिया लास्ट में कि इनका यूज होता है। बैक्टीरिया जो होते हैं उसके अंदर मुख्य तौर पे कौन सा डीएनए यूज होता है? मुख्य तौर पे प्लाज्मिड होता है। बताए थे ना, प्लाज्मिड छोटे सर्कुलर डीएनए होते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर हम लोग प्लाज्मिड डीएनए का यूज करते हैं। ठीक है भाई, बैक्टीरिया के अंदर हम लोग मुख्य तौर पे प्लाज्मिड डीएनए का यूज करते हैं। प्लांट में भी हम कोई ना कोई प्लांट के डीएनए का यूज करते होंगे वेक्टर के रूप में, तो हम प्लांट के अंदर एग्रोबैक्टीरियम का यूज करते हैं एक तो, और एक वायरस का यूज करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम, ये होस्ट सेल के नाम लिख रहा हूं मैं आपको, एग्रोबैक्टीरियम, या फिर बच्चे वायरल, यानी ये वेक्टर होते हैं जिनके अंदर होस्ट सेल होती हैं, जिनके अंदर हम लोग डीएनए को कॉपी करवाते हैं और प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। एनिमल के अंदर अभी अभी आपने पढ़ा था बच्चे, एनिमल्स के अंदर हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, वायरल वेक्टर का भी यूज कर सकते हैं, है ना, प्लाज्मिड का यूज कर सकते हैं, वायरल का भी यूज कर सकते हैं, यीस्ट का भी यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ चुके हो। तो प्रोटीन कहाँ बनता है? प्रोटीन सामान्यतः ये होस्ट सेल है, प्लांट की सेल में बन सकता है, वो एनिमल सेल में बन सकता है, सबके अपने अपने बेनिफिट है ना भाई। हम बैक्टीरिया में प्रोटीन बनवाएं या एनिमल के अंदर प्रोटीन बनवाएं या फिर प्लांट में बनवाएं, ये डिपेंड करता है कि भाई आपको कितना खर्चा करना है और कितने स्केल पे प्रोडक्शन करवाना आपको। अपनी मर्जी है, अपन किसी में भी प्रोटीन बनवा सकते हैं, बन सकता है आज सबके अंदर। अगर आपको जल्दी और सस्ता चाहिए, आपको प्रोटीन जल्दी बनवाना है और सस्ता भी पड़े, आपको जल्दी भी बने और सस्ता भी बने, तो फिर आप बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का निर्माण करवाओ। तो फिर आप जो डीएनए है ना आपका, उसको बैक्टीरिया में डाल के वहां पे प्रोटीन बनवाओ। अगर आपको बच्चे प्रॉपर फोल्डिंग, जो आपका प्रोटीन बनता है ना उसमें फोल्ड होते हैं, आप जानते हो, अगर आपको प्रॉपर फोल्डिंग चाहिए प्रोटीन के अंदर, अगर आपको प्रॉपर फोल्डिंग चाहिए प्रोटीन के अंदर, मतलब प्रोटीन की स्ट्रक्चर जो होती है ना कई फोल्ड से मिलके बनती है, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोटीन उतने ज्यादा फोल्ड होते हैं उसके अंदर, तो प्रॉपर फोल्डिंग के साथ चाहिए मेरे भाई, तो प्लांट सिस्टम में करवाओ। ठीक है, सॉरी, प्रॉपर फोल्डिंग चाहिए तो एनिमल सिस्टम में करवाओ। इधर लिखो इसको, प्रॉपर फोल्डिंग चाहिए तो एनिमल सिस्टम में करवाओ, है ना। और प्लांट में कब करवाते हैं हम लोग? अगर हमें बड़े स्केल पे बच्चे, अगर स्केल का काम हो हमारा, यानी सस्ता भी हो और बड़े स्केल पे करवाना हो, तो फिर प्लांट सिस्टम में, यानी स्केलेबल और ज़्यादा महंगा भी ना पड़े, सस्ता भी पड़े, बहुत बड़े स्तर पे आपको करवाना हो तो प्लांट सेल के अंदर आप प्रोटीन का उत्पादन करवाओ। तो अलग अलग पर्पज होते हैं बच्चे, अलग अलग पर्पज से हम लोग क्या करते हैं सर, हम लोग ये उत्पादन करवाते हैं। ओके सर, चलिए समझ में आ गई बात? ठीक है सर, बातें सारी रिलेटेड चल रही हैं, रेलिवेंट चल रही हैं, जो बातें जिस भी चीज से संबंधित हैं उसी से संबंधित चीजों को आप लोग पढ़ रहे हो। अब आते हैं आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। ये बात बीच बीच में आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो,
कई बार जिक्र आ चुका है। अब फिर से मैं एक बार आपको समझाता हूँ, लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे वो कुछ मेथड्स की सहायता से पढ़ेंगे बच्चे, कुछ विधियों से पढ़ेंगे, कुछ मेथड्स के नाम आ जाते हैं। मैंने क्या बोला? आइसोलेशन मतलब अलग करना, ऑफ स्पेसिफिक यानी विशिष्ट, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस यानी न्यूक्लिक अम्ल का सीक्वेंस। लिख देता हूं पहले बच्चे। आइसोलेशन, आइसोलेशन ऑफ स्पेसिफिक, स्पेसिफिक न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस। किसी विशिष्ट, किसी विशिष्ट न्यूक्लिक, किसी विशिष्ट न्यूक्लिक अम्ल अनुक्रम को अलग करना। देखो भाई क्या लिखा हुआ है ये। भाई आप सभी एक बात जानते हो सर, डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होते हैं और जीन के अंदर न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। ठीक है, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनके अंदर आपको नाइट्रोजनस बेस होते हैं। ये बेसिक बात, आप 10वीं लेवल की बातें सीख चुके होंगे। उसके अंदर क्या होते हैं बच्चे? नाइट्रोजन वाले बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन, जैसे ऐसे AUG, है ना, GCC, ऐसे ये नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और ये जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं ना, ये जो बच्चे आपके नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एक बात समझिएगा आप इन चीजों को, कि यही नाइट्रोजन बेस के जो जोड़े होते हैं ना, जो सीक्वेंस होते हैं, यही तो आपका प्रोटीन का निर्माण करवाते हैं। मैं समझ गए बात, इस बात को आप, यही तो आपके प्रोटीन का निर्माण करवाते हैं कि भाई ये नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस एक अलग प्रोटीन बनवाएगा, ये अलग प्रोटीन बनवाएगा। मतलब इस प्रकार से बच्चे ये अलग अलग है ना, ये अलग अलग प्रोटीन का क्या करते हैं सर? अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये अलग अलग प्रोटीन का निर्माण करते हैं बच्चे। तो अब मान लो आपको कोई स्पेसिफिक प्रोटीन बनवाना है, तो आपको क्या चाहिए? आपको कोई ना कोई सीक्वेंस चाहिए, ये आपको ये न्यूक्लिक एसिड का कोई ना कोई सीक्वेंस चाहिए। तो यही बात लिखिए कि भाई ये जो सीक्वेंस है, ये जो न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस है, इसको अलग करना, ये भी तो हमारा एक स्टेप है। इसको अलग करेंगे मतलब डीएनए का एक टुकड़ा तुमने अलग कर दिया, उसी को तो तुमने कॉपी करवाया था किसी बैक्टीरिया वगैरह में डाल के। तो यही बात लिखी है, डीएनए के सीक्वेंस को अलग करना बच्चे। अलग करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं बच्चे, जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना, एक ही चीज के बारे में बहुत सारी बातें आपको अलग अलग यूनिट्स में देखने को मिलती हैं, अलग अलग देखने को मिलती हैं। जो बच्चे टारगेट बैच वाले हैं, उन बच्चों ने अगर लेक्चर्स पीछे वाले सारे कर लिए हैं, सारे लेक्चर उन्होंने अगर कर लिए हैं, तो ये ध्यान रखें कि बहुत डेफिनेट तरीके से वो पहले इन सारी बातों से वाकिफ हो चुके होंगे। ठीक है बच्चे, और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल शुरू से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, वो बच्चे इन सारी चीज़ों से वाकिफ होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि इस यूनिट के ऊपर वो यूनिट बेस है या उसके ऊपर ये वाली यूनिट बेस है, आप ऐसा नहीं कह सकते। सब रिलेटेड हैं। एक यूनिट पढ़ते टाइम पे कुछ कंसेप्ट ऐसे होंगे जो वहाँ नहीं सीखेंगे, आप दूसरी जगह सीखेंगे, तो आपको उस समय पे पेशेंस रखना पड़ेगा। जब वो यूनिट पढ़ेंगे तब आपको इस यूनिट से रिलेटेड कुछ बातें होंगी ना, कंसेप्ट वही होगा, लेकिन फिर आपको वहाँ भी पेशेंस रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको सोच के चल पड़ेंगी भाई। 3 से 4 यूनिट ऐसी होती हैं जिनमें बार बार टॉपिक तो वही डीएनए आरएनए से संबंधित आएंगे, प्रोटीन से रिलेटेड आएंगे, लेकिन आएंगे हर यूनिट में। अपना अपना काम हर यूनिट में पढ़ना पड़ेगा आप सभी को। कहीं पर आप केवल मेथड पे फोकस करेंगे, कहीं पे मेथड्स के अंदर क्या चीज़ हो रही है डीएनए के अंदर, उस पर फोकस करेंगे। यहाँ हम लोग सिर्फ मेथड्स पे फोकस कर रहे हैं, मेथड का नाम और उसके साथ में क्या जुड़ा है वो पढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप एक यूनिट ऐसी आएगी आपके पास में
जिस यूनिट के अंदर फिर आप ये एक्चुअली में ये सीक्वेंस कैसे बने हुए हैं, कौन सा सीक्वेंस कौन सा प्रोटीन बनाता है, कौन सा सीक्वेंस का ये बदल दे तो क्या होता है, इनको बदलने के तरीके क्या होते हैं, ये बात भी पढ़ोगे। वो फिर अपने यूनिट की जगह पे पढ़ोगे आप लोग, है ना। इसलिए मिक्स मत करना, मैं इसलिए बार बार ये बातें बोलता हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे पहले जो एग्जाम की तैयारी करके आए हैं ना, वो अलग तरीके से होती है, वहाँ कहीं से भी पढ़ लो सब अलग अलग होता है। अब नहीं भाई, अब रिलेटेड होगा चीज़ें। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस बने होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, उनको हमें आइसोलेट करना होता है। यहाँ हम पढ़ेंगे उनको आइसोलेट करने की विधियां। मैं सीक्वेंस पे नहीं जाऊंगा, मैं केवल मेथड के ऊपर जा रहा हूँ बच्चे। ओके सर। तो ये जो सीक्वेंस है मेरे भाई, कोई भी विशिष्ट न्यूक्लिक एसिड है उसको किसी डीएनए या आरएनए से अलग करने की प्रक्रिया होती है। तो इसके लिए हम मुख्य तौर पे विधियां जो जो हमारे मेथड्स होंगे उनके ऊपर एक बार अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। आइए। मेथड्स। मेथड्स पे आते हैं बच्चे। फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड। क्या नाम है बच्चे? यस कृतिका। सर जी बिल्कुल भाई, वो टेंशन ना लो तुम लोग, है ना। बिल्कुल, जो चीज़ें हमने सेलेक्ट की हैं कि ये सेलेक्टेड चीज़ें हमें करनी है, वो बिल्कुल आपके समय तक कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, वो बात मैं पहले भी आप लोगों को समझा चुका हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है बहुत कम समय में हमें एग्ज़ाम देना, सिलेक्टेड चीज़ें हम कर लें, हमारा होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। एक होता पूरा करना, पूरे के लिए तो फिर 8 महीने 1 साल, और मतलब 8 तो मान के चलो, और बिल्कुल पास में आकर के वो फिर सिलेक्टेड चीज़ें बिल्कुल एग्ज़ाम तक हम कर लेंगे। बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप इस चीज़ को। मेथड्स पे आते हैं। पहला मेथड है बच्चे जिसको हम बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मेथड की बात करते हैं बच्चे हम लोग। चलिए सर, देखो नाम ही दिख रहा है आपको, एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे। एक टर्म बच्चे यहाँ पे लिखी हुई है हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम लोग कहेंगे। देखो हाइब्रिडाइजेशन जो शब्द है ना बच्चे, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? मिलना, जुड़ना, दो चीजों का जुड़ना, दो या दो से ज्यादा चीजें एक दूसरे के साथ जब कंबाइन करती हैं तो हम इस शब्द का यूज करते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में कभी छोटी क्लास में होगे तो हाइब्रिडाइजेशन एक प्रोसेस पढ़ी होगी, संकरण जिसको आप बोलते थे, है ना, जिसको आप संकरण बोलते थे, जिसको आप लोग संकरण बोलते थे मेरे भाई। ठीक है, तो संकरण मेथड के अंदर क्या होगा आप इस बात को समझिए जरा। संकरण मेथड के अंदर क्या होने वाला समझिए, यहां भी कुछ वैसा ही होगा। ठीक है, देखो जो डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं ना बच्चे, एक बात एक बार समझ लीजिए आप लोग। जो डीएनए का स्ट्रैंड है, मान लो जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, इसके ऊपर क्या लगे होते हैं, कुछ बेस जुड़े होते हैं। जैसे मान लो यहां पे जुड़ा हुआ है एडेनिन, ठीक है, यहां पे मान लो जुड़ा हुआ है ग्वानिन, यहाँ पे ग्वानिन, यहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, जो भी सीक्वेंस जुड़ा हुआ है डीएनए के ऊपर, ये डीएनए या आरएनए का कोई भी स्ट्रैंड हो सकता है। अच्छा, दूसरा स्ट्रैंड जो होगा ना, दूसरा स्ट्रैंड, अब उसके ऊपर भी कुछ बेस जुड़े होते हैं, ऐसे साइटोसिस, थाइमिन, साइटोसिन, थाइमिन, 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 साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, साइटोसिन,
साइटोसिन। ठीक है, इस प्रकार से मेरे भाई यहां पर सर बेस जुड़े हुए होते हैं। ऐसे आप लोग देखोगे कि बेस जुड़े हुए होते हैं सर, यस या नो? आप कहोगे बिल्कुल सर, इस प्रकार से बेस जुड़े हुए हैं। अब ये जो स्ट्रैंड है, ये जो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड है, ये एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं? ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री बेस के साथ जुड़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जैसे एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होता है और साइटोसिन का होता है ग्वानिन। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, यही होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री तो सपोज करो कि आपको है ना, आपको किसी सैंपल में से, आपको किसी सैंपल में से क्या करना है, आपको किसी सैंपल में से कौन सा सीक्वेंस चाहिए। मान लो आपको सीक्वेंस चाहिए, मान लो आपको सीक्वेंस चाहिए कौन सा, TCC। आपको ये वाला सीक्वेंस अलग करना है किसी सैंपल में से। आपको मेरे भाई किसी सैंपल में से मान लीजिए ये वाला सीक्वेंस अलग करना है, ठीक है? तो क्या करेंगे आप लोग, अब इस ये वाला सीक्वेंस अलग करना है तो आपको सैंपल में क्या डालना पड़ेगा, आपको इसी का कॉम्प्लीमेंट्री डालना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब थाइमीन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन होता है, साइटोसिन का ग्वानिन होता है। मतलब आप ये डाल दोगे ना सैंपल में तो ये इसको ढूंढ लेगा और अपने साथ में जोड़ लेगा। ये तो कॉम्प्लीमेंट्री, तभी तो दो स्ट्रैंड, तभी तो दो स्ट्रैंड जुड़ेंगे। मतलब इसके साथ में ये जुड़ेगा तो कहां से, थाइमीन से, साइटोसिन, साइटोसिन मतलब ये यहां से आकर के इसके साथ जुड़ेगा और डबल स्ट्रैंड बना लेता है। मतलब कोई भी सीक्वेंस आपको चाहिए तो कॉम्प्लीमेंट्री आपको डालना पड़ता है उसके अंदर। तो ऐसे आप हाइब्रिडाइज हो गए ना, जुड़ गए ना, दोनों मिल गए ना। यही मेथड होता है आइसोलेशन का। एक तो आपको अगर कोई भी न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस चाहिए, न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या है बच्चे, यही जो आपके बेस के पेयर होते हैं, तो उसका तरीका यही होता है। आपको जो सीक्वेंस चाहिए उसी का कॉम्प्लीमेंट्री डालो, उसके साथ अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस आप ले सकते हो मेरे भाई, है ना। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है ना उसके साथ में बाइंडिंग करेगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या हो गया, अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ बच्चे क्या होगा, स्ट्रैंड के साथ में बाइंडिंग करेगा वो। ठीक है भाई। अपने कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ में बच्चे क्या करेगा, वो बाइंडिंग करेगा। क्लियर हो गई ना बात आप सभी को? ओके सर, ये तरीका होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम कोई भी एक सीक्वेंस का टुकड़ा डाल देते हैं और वो टारगेट सीक्वेंस को पहचानता, बाइंड कर लेता। मतलब हमने ये डाल दिया एक टुकड़ा, ये डाल दिया सैंपल में, और इसने क्या किया, अपने कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब इसने अपने कॉम्प्लीमेंट्री, मान लो इसके कॉम्प्लीमेंट्री ये था, इसकी पहचान करी और इसके साथ में जाके जुड़ गया। तभी तो ये जुड़ते हैं ऐसे, डीएनए के सीक्वेंस ऐसे जुड़ते हैं, एक तरफ ये एक तरफ ये जुड़ जाते हैं सर। तो ये मेथड होता है हाइब्रिडाइजेशन। क्या क्या स्टेप्स होते हैं, थोड़े सिंपल शब्दों में लिख दूं क्या मैं इसको, थोड़ा सा सिंपल शब्दों में लिख देता हूं कि क्या क्या किया जाता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका डीनेचर करना, विकृत करना। सबसे पहला स्टेप होता है बच्चे डीनेचर करना, यानी कि सर विकृत करना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेरे भाई, डीनेचर करना या सर हम बोल सकते हैं विकृत करना, उसको कहा जाएगा सर। डीनेचर का मतलब क्या है भाई, भाई आपको जो डीएनए है ना, जो आपको डीएनए, टारगेट डीएनए बोलिए, मतलब जिस डीएनए में से आपको अपना न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस निकालना है, वो है, उसको क्या करेंगे, डीनेचर। डीनेचर का मतलब है उसको खोलना, टारगेट डीएनए को खोलना। मतलब ये हुआ
ये आपके पास में कोई डीएनए आपने ले रखा है, आपके सैंपल में पड़ा हुआ है। इस डीएनए में से आपने क्या करना, आपने एक सीक्वेंस निकालना है इसका। वही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका हमें एक सीक्वेंस निकालना है मेरे भाई। ये जो टारगेट डीएनए है, इसका एक सीक्वेंस निकालना है सर। क्लियर हो गई बात? ओके सर, इसका हम लोग सीक्वेंस निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डीनेचर किया जाएगा इसको। डीनेचर करने का मतलब इसको खोल दिया हमने। उसके बाद में फिर हमें यहां से जो भी टुकड़ा निकालना है ना, उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस है ना, वो इस सिस्टम के अंदर डालेंगे मेरे भाई। यानी इसके अंदर डालेंगे तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे। मतलब दूसरे प्रोसेस में क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, संकरण होगा, मिलाप होगा दोनों का। आपने पहले स्टेप में इसको खोल दिया था, ये लोग खोल दिया। खुलने के बाद अब आपने अपनी तरफ से टुकड़ा डाला, जो टुकड़ा आपने इसके जो टुकड़ा उठाना था ना, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री डाला। ये डाला, ये तो पहले से ही था इसका टुकड़ा, एक आपने डाला। अब ये इसके उस हिस्से के साथ जुड़ जाएगा, उस हिस्से के साथ जुड़ जाएगा जो हिस्सा इसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। मतलब जिसके साथ में जो बेस जुड़ता है, तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री हिस्से के साथ जाके जुड़ जाएगा सर। तो ये दूसरा स्टेप होगा। तीसरा करेंगे फिर हम तीसरे स्टेप को बोलते हैं वॉशिंग। तीसरे स्टेप को बोलते हैं वॉशिंग का मतलब क्या है कि भाई जो नॉन बाइंडिंग डीएनए उनको हटा देना। अब जो बाइंड किए, जो हिस्से बाइंड किए उनको अलग कर लो। नॉन बाइंडिंग जो हिस्से बचे हुए हैं, जो डीएनए बचे हुए हैं, उन हिस्सों को हटा दिया जाएगा। जो नहीं जुड़े आपस में, जो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं थे, जो एक्स्ट्रा थे ना, उनको हटा दिया जाएगा मेरे भाई। फिर क्या करेंगे सर, डिटेक्शन मतलब कि भाई कौन कौन सा बाइंडिंग हुआ है, उनका पता लगा के उनको निकालना पड़ेगा। डिटेक्शन का मतलब यही होता है। हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, जैसे ऑटो रेडियोग्राफी या फ्लोरोस्केंस। ये दो मेथड होते हैं हमारे पास सामान्यतः जो हम यूज करते हैं। एक ऑटो रेडियोग्राफी या फिर एक होता फ्लोरोस्केंस। इन मेथड से हम क्या करते हैं मेरे भाई, इन मेथड से हम जो भी बाइंड किए हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, उनकी पहचान कर लेते हैं। उनकी पहचान करके और उनको अलग कर लेते हैं। तो ये मेथड होता है। ये मेथड में क्या करते हैं, जो ऑटो रेडियोग्राफी, फ्लोरोस्केंस, इनमें क्या लाइट या फिर कोई तरंगे छोड़ते हैं। तरंगे डालने से फिर पता लगता है हमें कि भी कौन कौन सा बाइंड किया है। ओके सर, तो एक तो मेथड होता है ये वाला भाई। ये मेथड था बच्चे आपका हाइब्रिडाइजेशन। तो कुल मिलाकर के कंक्लूजन यही निकलता है इसमें। कंक्लूजन यही निकलता है बच्चे हमारे पास में कि भाई हमें जो भी डालना है, जो भी हमें डालना है उसके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेस, कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड डालेंगे, वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री के साथ जुड़ेगा, फिर उनको अलग कर लेंगे। चलिए सर, पहला मेथड था ये हमारे पास में जिसको हमने देखा। दूसरे मेथड की बात करें, उसको बोलते हैं पीसीआर मेथड। दूसरा मेथड होता है पीसीआर मेथड। पीसीआर मेथड मतलब ये है बच्चे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है भाई, पीसीआर मेथड बोल सकते हैं बच्चे, या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको हमारे द्वारा कहा जाएगा। क्लियर है बात? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है सर, पहले ही पढ़ा आपने। इसमें कोई भी हमारे पास में सीक्वेंस होता है, कोई भी सीक्वेंस होता है हमारे पास। मतलब मैं लिख देता हूं, प्राइमर की सहायता से, प्राइमर की सहायता से न्यूक्लिक एसिड, प्राइमर की सहायता से न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस को एम्पलीफाई किया जाता है। ठीक है भाई,
एम्पलीफाई किया जाता है। प्राइमर की सहायता से जो हमारा न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस होता है बच्चे उसको हमारे द्वारा एम्पलीफाई किया जाता है सर। समझ में आ गई बात आप सभी को? मतलब क्या है इस बात का? प्राइमर की सहायता सर क्या, देखो हमारे पास में इस पीसीआर मेथड बेसिकली क्या होता है, पीसीआर मेथड सामान्यतः कोई भी सीक्वेंस है ना उसकी मतलब उसकी क्लोनिंग कराने का एक सिस्टम है। मतलब आजकल कई बार है ना देखो कुछ बीमारी ऐसी होती है आजकल की जिनको हम लोग डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते, जिनका डायरेक्टली पता नहीं लगाया जा सकता क्योंकि बहुत कम मात्रा होती है। जैसे आप देखो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, एड्स जैसी बीमारी कई बार 5-5, 7-7, 8-8 साल में पहली बार पता लगता है क्योंकि शुरुआत में इनका जेनेटिक मटेरियल बहुत कम होता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा उपकरण होना जो हमारी बॉडी में थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल उसको एम्पलीफाई कर दे, उसको बहुत बढ़ा दे, तो पता लग सकता है कि हाँ यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फालतू की चीजें हैं। तो ये मेथड वही होता है, पीसीआर में यही होता है बच्चे। यहाँ जेनेटिक मटेरियल को एम्पलीफाई किया जाता है, बहुत बढ़ाया जाता है। यहाँ पर अब प्राइमर मतलब होता है एक प्रकार से पढ़ चुके हम लोग, प्राइमर शुरू में ही पढ़ा था हमने। आप ऐसा मान लो कि प्राइमर मतलब जो प्राइमरी शुरू करता है प्रोसेस को, मतलब कोई डीएनए का सीक्वेंस है, कोई डीएनए का टुकड़ा है, उस डीएनए के टुकड़े में जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक आपको कॉपी करना है, तो ये प्राइमर का मतलब ये वही पॉइंट ये पहचान करवाता है कि यहाँ से कॉपी शुरू होगी। ये आपका कोई डीएनए का टुकड़ा है तो यहाँ से कॉपी शुरू होगी, तो ये प्राइमर ही पहचान करवाता है। तो प्राइमर की सहायता से हमें जितना भी इस डीएनए का सीक्वेंस है ना, डीएनए के सीक्वेंस को एम्पलीफाई करना है, इसकी कॉपियाँ 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 इसकी कॉपियाँ कॉपियाँ बनानी है। तो यही प्रोसेस होता है पीसीआर में। तो इसमें भी हम जिस न्यूक्लिक एसिड को चाहे ना, उस न्यूक्लिक एसिड जिस भी न्यूक्लिक एसिड को हम चाहें तो उसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो यही तो पढ़ रहे थे कि न्यूक्लिक एसिड को आइसोलेट करना हमें तो किसी स्पेसिफिक न्यूक्लिक अम्ल को, तो करने के मेथड ही तो बच्चे हमारे द्वारा पढ़े जा रहे थे। तो ऐसे कर सकते हैं सर हम, ठीक है, इस मेथड से किया जा सकता है हमारे द्वारा। अच्छा, ऐसे एक क्लोनिंग बेस मेथड जो हमने अभी पढ़ा, क्लोनिंग पढ़ा ना, तो वो भी मेथड है एक क्लोनिंग बेस मेथड। मतलब सब रिलेटेड ही हैं, अलग मत समझना। अभी क्लोनिंग करके हमने पढ़ा था, तो क्लोनिंग बेस्ड मेथड है, मतलब हम क्लोन बना सकते हैं। क्लोन बनाने के पूरे प्रोसेस पूरे स्टेप हमने पढ़े हैं, तो उससे भी हम सीक्वेंस को बना सकते हैं ठीक है। और फिर कुछ होते हैं बच्चे आपके एफिनिटी बेस्ड मेथड। एक बात ये नाम भी याद रखना, एफिनिटी बेस्ड मेथड। एफिनिटी बेस्ड मेथड जिसको बोलते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कोई सिंथेटिक न्यूक्लियोटाइड लेते हैं बच्चे, है ना, और टारगेट डीएनए को कैप्चर कर लेता है वो। मतलब कोई भी इसमें कोई कृत्रिम न्यूक्लियोटाइड लेते हैं और ये क्या करता है, ये जो टारगेट डीएनए है, जो टारगेट डीएनए है आपका, यानी जिस सीक्वेंस को लेना है, ये उसको कैप्चर करता है, उसको पकड़ लेता है, तो उसको पकड़ के अलग कर लेता है। मतलब आपने कोई सिंथेटिक ऐसा न्यूक्लिक एसिड का सीक्वेंस बनाया और उसको टारगेट डीएनए के पास भेजा, उसने अपना कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लिक एसिड निकाल लिया। तो यही है, तो सिंथेटिकली भी कर सकते हैं। बस ये नाम याद रखना मेथड का। प्रोसेस वही होंगी जो हमने एक बार पढ़ ली है, प्रोसेस अलग नहीं होने वाली है। चलिए बच्चे, तो समझ में आ गई बात। तो ये आइसोलेशन के लिए मैंने पॉइंट कर दिया है, मेथड्स वही चल रहे हैं हमारे सारे के सारे। तो चलिए बच्चे, इस सेशन में इतना रखते हैं, अभी दूसरे सेशन के अंदर दोबारा से मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद भाई।